मुख्य धारा में बिना हथियार के, क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? सतीश, मेरा असली नाम तो वासुदेव राव। मीडिया के लिए रूपेश। थोड़ी सी आपकी नाराजगी थी विस्तार न्यूज़ को लेकर, ज्ञानेंद्र तिवारी को लेकर। विस्तार न्यूज़ का कवरेज देख रहे थे मैं, हमारे खिलाफ जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आपने, लाला आतंक का ये ख़त्म होने वाला है करके जो शब्द ये तो कगार मीडिया है करके नाम दिया मैंने। कगार मीडिया? कगार अभियान को सपोर्ट करने वाला मीडिया है, उसमें आप मजबूती के साथ है तो विस्तार का बहुत दिख रहे हैं। आप लोग भी तो थोड़ी देरी कर दिए। 2026 में गृह मंत्री ने कहा कि 2026 में हम खत्म कर देंगे। लेट हो गए, ये मानते हैं आप? पहले ही करना चाहिए था। बसवा राजू की मौत नहीं होती। टाइमली सही निर्णय नहीं ले पाया, लेकिन एक विचारधारा के साथ, कमिटमेंट के साथ। वो कैसी विचारधारा जो बंदूक से लड़ी जाए, खून बहाया जाए, हत्या की जाए, लोगों को विधवा किया जाए। पार्टी का प्रतिष्ठा को बचा के रखना है। अपने आपको इतना तकलीफ दे के, खून बहा के कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? मजबूरन में। आप मजबूरी में आए हैं, डर से आए हैं? डर नहीं, मजबूरी का मतलब डर नहीं। आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप राजनीति में नहीं जाएंगे? अच्छा पार्टी, अच्छी सही पॉलिटिक्स को हमने लिया। हम कोई करप्ट नहीं होते। माओवादी संगठन में हजारों करोड़ों रुपया की लेवी वसूली होती है, तेंदुपत्ता वालों से वसूली। जितना आंदोलन के लिए जरूरत है उससे बढ़कर हम वसूल नहीं। आप जो बता रहे बहुत करोड़ों वसूल कर रहे करके, वो तो गलत। कर तो वही रहे हैं, चाहे ये विचारधारा हो चाहे उन लोगों से कभी आपके मुंह से, आपके चैनल से उन लोगों को ऐसा सवाल तो कभी पूछा नहीं। 50 बार मैं आपको वीडियो क्लिप दे दूंगा, आप गुस्सा मत होइए। आपके साथी कह रहे हैं कि ये व्यक्ति हमको छोड़ के चला गया, धोखा दिया। और दूसरा इधर जो है आम जनता जिनका परिवार बर्बाद हुआ है, वो भी आपको गरिया रहे हैं कि यार इनको रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया जा रहा है। ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट है चल रही। हमारा साथी लोग बुलाने से कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ, बहस करने के लिए, चर्चा। नहीं, अगर आप गए वहाँ जब गद्दार बोल रहे हैं और आपको मार दिया तो? जो बात करने के लिए कोई अगर जाएगा, अभी मैं ही नहीं और कोई भी, महेंद्र कर्मा जाने से भी नहीं मारना है। पैसा 2, 4, 500, 1000, 2000 करोड़ होगा माओवादी। इतना पैसे को मेंटेन कैसे करेंगे? साथ में ही चलेंगे जंगल में, वहाँ देखिएगा कि भाई कोई मारे पीटे नहीं। गारंटी दे सकता हूँ 100%। हमारा साथी लोग, कोई हिरमा से मिलो, आप किसी से मिलो, कुछ भी नहीं करेगा। नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र तिवारी हूं और आप विस्तार न्यूज़ देख रहे हैं। आज हम लोग बस्तर पहुंचे हैं, छत्तीसगढ़ के उस बस्तर में पहुंचे हैं जहां पिछले 15 साल से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं। लेकिन हमेशा से ये कहा जा रहा था कि बस्तर छत्तीसगढ़ का जब भी आप नाम लेंगे, नक्सलवाद, माओवाद और यही लाल आतंक, खून, बहुत अलग अलग तरह की बात होती रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बात ये हो रही है कि नहीं, माओवाद ख़त्म हो रहा है, नक्सलवाद खात्मे की ओर है। बहुत सारे सवाल हैं, आपके मन में भी हैं, मेरे मन में भी हैं, और जो माओवादी संगठन हैं उनके मन में भी हैं। उन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आज मेरे साथ कौन हैं ये मैं नहीं जानता हूँ। क्यों नहीं जानता हूँ? क्योंकि मैं उनका नाम ही नहीं जानता हूँ। उनके कितने नाम हैं, कितने नाम से वो परिचित हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। शुरुआत करते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं मुख्य धारा में बिना हथियार के, क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? सतीश, मेरा असली नाम तो वासुदेव राव। अभी मीडिया के लिए रूपेश, बस। मतलब 3 नाम से हम आपको तेलंगाना में आशन्ना का नाम से ज़्यादा जानते। तेलंगाना में आशन्ना। बहुत दल बल लेकर आप आए हैं, जो मैं आपके बारे में थोड़ा बहुत जान रहा था, रिसर्च कर रहा था। बहुत अभिनेता के तौर पर माओवादी संगठन में आपको लोग देखते हैं, मानते हैं, बहुत स्वीकार्यता है आपकी। और कहा यह जा रहा है कि चाहे सोनू का गढ़चिरौली जाना हो या फिर आपका छत्तीसगढ़ आना हो, इन सब के पीछे आपकी ही कोशिश है। ये सोनू का क्या बताया आपने? हाँ, कि जो गढ़चिरौली में आत्मसमर्पण हुआ है। हाँ, ये तो योजना के साथ ही किया हमने। अच्छा, हाँ, यही मैं जानना चाह रहा था कि ये योजना की शुरुआत क्या आपने ही की थी? अच्छा, ये पूरा प्रक्रिया? जी जी। हाँ, प्रक्रिया के बारे में तो हमने अप्रैल मई महीने में जब रुपेश के नाम से या भाई के नाम से स्टेटमेंट दिए थे तभी शुरू किए थे। तब उसी समय हम
हमारा साथियों को उत्तर पश्चिम सब जोन का सभी साथियों का एचजेडसी डीवीसी साथियों का क्या राय है हथियार छोड़ के। उस समय ही नहीं हमने सशस्त्र संघर्ष को विराम देने के बारे में भी तय किए थे मतलब उस दिशा में हम सोच रहे थे। सीसी कोर बैठक में ऐसा निर्णय लेंगे, सरकार अनुमति देने से सीसी कोर बैठक करके उस किसी को निर्णय लेंगे करके हमारा पार्टी के महासचिव कामरेड बसवराज ने निर्णय लिया। उसी के तहत हम आगे बढ़ने का भी निर्णय लिया। मुझे भी वही गाइडेंस दे रहे थे, तब हम जाके रुपेश के नाम से मैं स्टेटमेंट्स देना, इंटरव्यू देना बस्तर टाकिस को। उसके बाद उसके साथ साथ रोकूंगा। बस्तर टाकीज से मुझे याद आया, बस्तर टाकीज में मेरे रानू तिवारी अच्छे मित्र हैं, वो आपका इंटरव्यू करने गए थे और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि थोड़ी सी आपकी नाराज़गी थी विस्तार न्यूज़ को लेकर, ज्ञानेंद्र तिवारी को लेकर, तो उसका भी जिक्र करना चाहता हूं चूँकि आज आप यहाँ आए हैं। मैं ज्ञानेंद्र तिवारी को तब तक नहीं जानता हूँ। अच्छा। हाँ, ज्ञानेंद्र तिवारी आप विस्तार न्यूज़ का ये नहीं जानता हूँ। बाद में विकास तिवारी ने इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद आपके बारे में मुझे समझाया कौन है क्या है, हम मानते हैं उनको, ऐसा ऐसा जी करके बताया। लेकिन विस्तार न्यूज़ विस्तार न्यूज़ का कवरेज देख रहे थे मैं, जैसा कगार ऑपरेशन का सपोर्ट में हमारे खिलाफ जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आपने, लाला आतंक का ये ख़त्म होने वाला है करके जो शब्द ये तो कगार मीडिया है करके नाम दिया मैंने। कगार मीडिया, कगार ऑपरेशंस को सफल करने के लिए, कगार को सपोर्ट करने के लिए ये विस्तार न्यूज़ ने शायद काम कर रहे होगा करके। जनरल पुलिस के साथ मिल के विस्तार न्यूज़ काम कर रहा है, ऐसा आपको लगा? पुलिस वालों के साथ मिलके ऐसा नहीं, बहुत सारा मीडिया तो सरकार का जो कगार अभियान को सपोर्ट करने वाला मीडिया है उसमें आप मजबूती के साथ है, तो विस्तार का बहुत दिख रहे। पहले उतना नहीं देखते थे मैं। अच्छा। कगार ऑपरेशन शुरू होने के बाद ही विस्तार का, हाँ, विस्तार को 18 महीने ही हो रहे हैं। पता नहीं कब चालू हुआ, कैसा चला, वो भी अभी भी हाँ ऐसा देखा। अच्छा, ये कगार का सपोर्ट करने वाला बस्तर टाकिस के बारे में पूछ रहे थे, तो आप शांति वार्ता के पक्ष में बात कर रहे थे। आप शांति वार्ता होना चाहिए, शांति वार्ता का जरिए समाधान निकलना चाहिए करके आप बात कर रहे थे, इसीलिए आपको बुलाया। कगार का सपोर्ट करने वाला विस्तार जैसा चैनल को तो नहीं बुला सकते ना, ऐसा बताया मैंने उस समय। आज आप वापस आए हैं और बहुत बड़ी संख्या में अपने साथियों को लेकर वापस आए हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने, तमाम पुलिस प्रशासन ने आपका वेलकम किया है, आपको लगा कि ये निर्णय आपका ठीक है? हाँ, निर्णय आने से पहले ही मैं सही निर्णय करके सोच के ही आए। अभी नहीं, अप्रैल मई महीने में ही हम जो निर्णय लिया वह सही है करके, क्योंकि हमारा पार्टी महासचिव ने ही सोचा और कई विषय है हम ये सही है करके जो निर्णय में आने के लिए बहुत सारा विषय है उसे जोड़ के। मात्र कगार दमन यानी हमारे साथी लोग नुकसान हो रहे, अभी दमन के वजह से ज़्यादा नुकसान हो जाएंगे, ये एक कारण ज़रूर है। लेकिन उससे भी जो हमारा पार्टी में इंटरनल तरीके से जो होना चाहिए था, जो करना चाहिए था, समय पर जो करना चाहिए था, समाज में, देश में, दुनिया में जो बदलाव आ रहे हैं उसके मुताबिक हम आंदोलन को सही दिशा में चलाने में, यानी हमारा पार्टी का जो रास्ता, सही रास्ता में जो चल रहे हो, चलने में रास्ता में जो बदलाव करना चाहिए था टाइमली। कहाँ भटक गए रुपेश जी? क्यों नहीं हो पाया ये टाइम? नहीं कर पाए हमने। कैसे, क्यों ये भटकाव हो गया? ऐसा एक की सीधा ऐसा ना जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। ऐसा समीक्षा तो अलग अलग विषयों के ऊपर समीक्षा हो रही। हमारा 22 पन्ना का जो कॉमरेड सोनू दादा के नाम से जो जारी किया वाला 22 पन्ने वाला कैडर के लिए अपील, तो वो तो इंटरनल सर्कुलेशन का था, लेकिन कैसा भी तो बाहर निकल गया, मीडिया में आया। उसमें देखने से तो पता चलेगा आपको कौन सा विषय को लेकर ये समस्या आया, हम कहाँ विफल हो गए करके। वो बहुत सारा विषय है, उसके बारे में बताना है तो आपको 1 घंटा लगेगा या 1.5 घंटा लगेगा। अभी तो मैं आया ही हूँ रायपुर, सिर्फ रायपुर से यहाँ आपसे बात करने के लिए। तो समस्या तो है, पार्टी में सही निर्णय नहीं ले पाया।
टाइमली सही निर्णय नहीं ले पाया। बसवा राजू की मौत नहीं होती अगर सही निर्णय समय समय पर हो जाता, आपको लगता है ऐसा नहीं तो होता? ज़रूर, मैं यहाँ का अफसर लोगों से भी बात कर रहा हूँ, डिप्टी सीएम से भी बात मेरा रखा। आप लोग गलत गलत किया आपने, अगर से, क्योंकि हम उस समय पहल किए थे, उस पहल को आप लोग समझ के, आप लोग सरकार के तरफ पे भी सही पहल करने से ऐसा स्थिति नहीं आता है कि नहीं आते थे कि हम अलग होकर आए। अभी में कुछ साथी जो मजबूत है, हमारा मेन साथी जो मुख्य साथी अभी वही है, सशस्त्र संघर्ष को जारी रखना चाहते हैं उन लोग, लेकिन टोटल पार्टी को उस दिशा में ले जाने का निर्णय हमने लिया। टोटल पार्टी को एक कोर बैठक आयोजन करके टोटल पार्टी में ही सशस्त्र संघर्ष को विराम देने के बारे में हम सोच रहे थे। उसी दौरान ये हो उसी बैठक के बारे में ही हम मांग रखे थे, हम कोर बैठक आयोजन करेंगे। कम से कम 6 महीने वाला हमारा जो मांग था सशस्त्र यानी संघर्ष विराम का, 6 महीने का संघर्ष विराम का, जो कैसा भी तो नहीं मानेंगे सरकार 6 महीने बोले, तो कम से कम 1 महीना मांग के हम आसपास में रहने वाला सीसी कामरेडों को बुला के एक कोर बैठक आयोजन करके उसमें कितना लोग रहेंगे उतना लोगों से एक निर्णय लेंगे। आप लोग भी तो थोड़ी देरी कर दिए ना, जब जान रहे थे कि इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने ये तय कर लिया है कि माओवाद को 2026 में, गृह मंत्री ने कहा कि 2026 में हम ख़त्म कर देंगे। इतना बड़ा संकल्प अगर कोई सरकार लेती है रुपेश जी, तो आपको लगता नहीं कि थोड़ा आप लोग की तरफ से भी लेट हो गया? जरूर लेट हो गए, ये मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल मानते हैं, लेट हो गया। हमने हमारे बीच में चर्चा भी है। हम तो उस समय मैं सीसी मेंबर नहीं, मैं सीसी बैठक में शामिल भी नहीं हूँ। इस बीच में मैं सीसी मेंबर करके मुझे जानकारी दिया साथ सीसी कामरेडों ने, आप सीसी में लिया आपको करके लेट से बताया मुझे। लेट से बताया मतलब एक प्रक्रिया रहती है सीसी में, उस हिसाब से लेट हो गया। लेकिन मैं तो बैठक में शामिल नहीं हुआ था कभी, क्या हो रहा है करके भी पता नहीं। इसलिए अभी जो ये प्रक्रिया, अभी फिलहाल ये प्रक्रिया में कौन लीड कर रहे? कामरेड सोनू दादा ने अभी लीड कर रहे। तो कॉमरेड सोनू दादा से हमने पूछा क्यों मैं ऐसा लेट हो गया। अगर आप अभी ये सब बता रहे ना, आप इतना स्पष्टता के साथ है ये सब बता रहे, ये पहले ही करना चाहिए था। पहले ही करने से हम मदद सपोर्ट देते थे, और कम से कम पीबी बैठक के समय में करना चाहिए था। रुपेश जी, अब जो लोग अंदर हैं आपके साथी जो बचे हैं, आप क्या चाहेंगे कि वो सारे लोग बाहर आ जाएं, और वो भी जैसा कि हथियार आपने छोड़ दिया है और कहा है कि जनता के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और संवैधानिक तौर पर लड़ेंगे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी अंदर हैं, जो नहीं आ रहे हैं? वही ऑलरेडी मैं कल का मेरा मीडिया इंटरव्यू में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि चिंता है कामरेडों के बारे में। जानते हैं, हमारा साथी लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता। हमारा जो आंकलन है विषयों को लेके ज़्यादा गैप नहीं है हमारा आंकलन में, वो साथी लोग भी जानते क्या है, क्या होने वाला है करके, उन लोगों को भी आंकलन है। लेकिन एक जो विचारधारा के साथ एक सशस्त्र संघर्ष को चलाना, दीर्घकालीन जनयुद्ध और सशस्त्र संघर्ष को जारी रखना, एक कमिटमेंट के साथ, उन लोगों का सोच से, उन लोगों का विचार को मेरा कोई मतभेद नहीं है उन लोगों से, कोई गलत निर्णय है करके पार्टी का प्रतिष्ठा को बचा के रखना है। तो हथियार से ही प्रतिष्ठा कैसे बचेगी? आप जैसे व्यक्ति तो हथियार छोड़ के आ गए ना, प्रतिष्ठा बचाएंगे? अब आप कह रहे हैं कि मुख्य धारे में लड़ाई लड़ेंगे। आप जैसा लोगों को तो उतना हल्का लगेगा, लेकिन एक विचारधारा के साथ, कमिटमेंट के साथ, पूरा समाज को जैसा विश्लेषण कर रहे हैं, समाज में क्या क्या समस्या है, सिस्टम क्या है, सिस्टम को नहीं मानते ना। मैं अब ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन वो कैसी विचारधारा जो बंदूक से लड़ी जाए, खून बहाया जाए, हत्या की जाए, लोगों को विधवा किया जाए, बच्चों को अनाथ किया जाए, माँ बाप को का सहारा छीन लिया जाए, ये कैसी विचारधारा है? मैं देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर दूँ, मैं आप जो बता रहे मात्र एक माओवादी पार्टी के तरफ से ही नहीं हो रही है, सिस्टम सरकार के तरफ से हो रहा है, माओवादी पार्टी के। मैं आपकी बात से, मैं आपसे वो सवाल पूछ रहा हूँ रुपेश जी, जो लोगों के अंदर सवाल है, मेरा कोई सवाल नहीं है, लोगों के अंदर ये सवाल है कि अरे यार, ये कौन लोग हैं, ये इतने कष्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, ठंड में रहते हैं, इतना कौन सा कमिटमेंट है कि अपने आप को इतना तकलीफ दे के, खून बहा के कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? ये तो कोई विकल्प है ही नहीं। आपने विकल्प चुना,
ये विकल्प में हम सफल होते करके विश्वास के साथ नहीं सुने, मजबूरन में। आप मजबूरी में आए हैं, डर से आए हैं? डर नहीं, मजबूरी का मतलब डर नहीं। एक मजबूरी यानी जो जिस रास्ता में चल रही उस रास्ता में आगे बढ़ने के लिए वो रास्ता नहीं है। हमारा सीसी का जो फेल्यूर्स है, फेल्यूर्स के वजह से मजबूरी में अभी ये निर्णय लेके हम कोशिश करेंगे करके एक ये कोशिश में हम आपका तन यहाँ है, आपका मन। संविधान मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, हाँ, जो संविधान के तहत ही सभी समस्या यानी उत्पीड़ित जनता का जो समस्याएं हैं सभी का सभी परिष्कार होते करके मैं नहीं मान रहा हूँ, अभी भी नहीं मान रहा हूँ। मैं आया हूँ अभी भी, लेकिन संविधान के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है, आप ऐसा नहीं मानते? आपका ये कहना है कि संविधान के अनुरूप ही सब कुछ हो रहा है, आप ऐसा नहीं मानते? नहीं, संविधान के तहत कुछ भी नहीं कर सकते ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो आखिरी सॉल्यूशन है उत्पीड़ित जनता के सत्ता, राज सत्ता, वो तो नहीं मिलेगा, संविधान के तहत नहीं मिलेगा, चुनाव के तहत भी नहीं मिलेगा। आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? हाँ? आप राजनीति में नहीं जाएंगे? राजनीति में मतलब अभी भी राजनीति में हूँ। हाँ, मतलब जो मुख्य धारा की पार्टी हैं, जो मुख्य धारा की बंदूक वाली राजनीति में थे अभी तक, आप अब बिना बंदूक वाली राजनीति में रहेंगे? उसको बंदूक का नाम क्यों देना है? हम तो पॉलिटिक्स अच्छी सही पॉलिटिक्स को हमने ही लिया। हम कोई करप्ट नहीं होते, जो कमिटमेंट के साथ काम करते। बहुत सारे लोग माओवादी संगठन में हजारों करोड़ों रुपया की लेवी वसूली होती है, तेंदुपत्ता वालों से वसूली, ठेकेदारों से वसूली, गलत। ये सारी बात जो आती है, ये क्या नहीं माओवादी संगठन वसूली नहीं करते? नहीं, गलत। आप जो बता रहे ये गलत है। गलत। मैं जो नाम नहीं जानता हूँ, जो चुनाव का फंड्स को लेके जो मुख्यधारा वाला पार्टी का नाम आपने जो दे रहे, वो कितना फंड्स चुनाव के लिए लिया करके, वो क्या मैं भूल गया, वो बाहर आए ना, पूरा रिपोर्ट्स बाहर आए ना। ऐसा तो नहीं कर रहे, उतना स्तर में तो हम वसूली नहीं कर रहे। स्तर उतने में नहीं है, पर थोड़ा कम स्तर में तो चल रहा है ना। जितना आंदोलन के लिए जरूरत है उससे बढ़कर हम वसूल नहीं। आप जो बता रहे बहुत करोड़ों वसूल कर रहे करके, वो तो गलत है। नहीं, वसूल तो रहे हैं ना, फिर आप अलग कैसे हुए? हाँ, जो जरूर वसूल करना पड़ता है, वसूल ज़्यादा से ज़्यादा जनता के ऊपर आधार होकर ही काम किया अभी तक। रुपेश जी, तो फिर वही तो आप भी कर रहे हैं। वो मान लीजिए बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, आपका आरोप है, आप थोड़ा छोटे पैमाने पर कर रहे हैं, कर तो वही रहे हैं, चाहे ये विचारधारा हो, चाहे उन लोगों से कभी आपके मुंह से, आपके चैनल से उन लोगों को ऐसा सवाल तो कभी पूछा नहीं? 50 बार मैं आपको वीडियो क्लिप दे दूंगा, आप गुस्सा मत होइए। नहीं पूछा। 50 बार कोई नहीं बोलते, हम ही बोलते, लेकिन आप लोग तो पूछते नहीं। मैं फ्री बीच पर, मैं आपको बता रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी है, फ्री बीच पर रुपेश जी, फ्री बीच पर हमने बड़े बड़े शोज किए हैं कि कैसे लाखों करोड़ों लोग रुपए वोट के लिए अलग अलग योजना सरकारें दे देती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मनाही लगाई, कहा कि ये मत करिए फ्री बीज। हमने सवाल उठाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। हमारी अच्छी बातचीत होनी चाहिए, अलग अलग मुद्दों पर फिर कभी अब आपसे बैठक होती रहेगी। रायपुर अपने स्टूडियो में भी मैं आपको बुलाऊंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो आप लोगों ने अभी मुख्य धारा में लौटने की कोशिश की है, इसको आप सरेंडर क्यों नहीं मान रहे हैं, आत्मसमर्पण क्यों नहीं मान रहे हैं? आपका ईगो क्यों हर्ट हो रहा है इस बात पे कि आत्मसमर्पण नहीं है, ये हम सशस्त्र मतलब अब हथियार बस छोड़ रहे हैं, ये क्यों? मतलब ये भी एक क्यूरियोसिटी है लोगों की, मेरी नहीं। हम हथियार छोड़ के जनता का समस्या, जनता के साथ में रहना, जनता के समस्याओं को लेके आंदोलनों में हम रहना चाहते हैं। अभी भी जनता का जो समस्या है, वो समस्याओं को लेकर आंदोलन को लीड करना चाहते, उसमें शामिल होना चाहते। बस हथियार पकड़ के जो गैर कानूनी तरीके से करके है ना, हथियार पकड़ के, उसको आज का परिस्थितियों को देखते हुए हम छोड़ने का निर्णय लिया। आज का परिस्थितियों को देखते हुए छोड़ने का निर्णय लिया हमने, इसलिए वो सरेंडर नहीं है। हम जनता को, कोई बोल रहे कि जनता के साथ धोखा है, कोई समझने में तो और थोड़ा समय लगेगा। कई लोगों को हम हथियार क्यों हम छोड़ रहे हैं, हथियार बड़ा बात नहीं है। हथियार पकड़ना, हथियार छोड़ना, हथियार पकड़ना, अगर जनता कल चाहे तो हम कौन इसका हमने डिसाइड करने वाला नहीं है ना। जनता चाहिए तो फिर पकड़ सकते हैं उन लोग। अगर अरे उकसाइए मत, नेपाल में भी जंजी को उकसा दिया गया था। आप ऐसा मत कहिए कि जनता चाहे तो हथियार। अभी हथियार से आपको भी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे लगता है। मानते हैं कि नहीं? मैं अभी तक कहाँ काम किया, वो काम करने वाला हो, उसको अलग करके अभी अलग होकर मैं बात नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मैं बताया थोड़ा समय लगेगा। हमारा साथी लोगों को भी मैं बिल्कुल, उन लोग अभी स्टेटमेंट देते होंगे मेरे खिलाफ, फिर भी मैं ऐसा रिएक्ट नहीं होगा। आपके बारे में ये सुना मैंने, आपके बारे में ये सुना कि
हिडमा अगर जनता अदालत लगाता है या उसके खिलाफ कोई बात होती है तो वो सीधे मौत के घाट उतार देता है। गलत। लेकिन आप जब जन अदालत लगाते हैं तो आप पहले उसको सुनते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि चलो इसने गलती कर दी तो माफ़ कर दो। मुझे मैं गलत और सही हो सकता हूँ, तो आप में तो थोड़ा सा एक बृहद सोच मुझे दिखाई देती है। लेकिन ये जन अदालत लगा के मार देना, सीधे मौत के घाट उतार देना, ये कौन सा सिस्टम है माओवादियों का? समझना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपसे सरल शब्दों में सब कुछ जानना चाहता हूँ, जनता जाने आपका परसेप्शन कैसे बनेगा। आपका परसेप्शन भी इसी तरह से बातचीत में बनेगा कि जन अदालत में माओवादी मार देते हैं लोगों को। अब इसका उत्तर क्या है आपके पास? ऐसा जो हिडमा के लेके जो क्या बोलते हैं उसके बारे में, ऐसा जन अदालत में हिडमा एकदम मारने का निर्णय लेते करके हिडमा का जो कैरेक्टर को ऐसा बताओ, ऐसा नहीं है उनका कैरेक्टर। वो ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। हिडमा आपके मित्र हैं? मित्र क्या है, तो साथी कामरेड है वो। मुझे वो मानते हैं, उनको मैं मानता हूँ, उनका सभी हमें कभी। तो जब अभी आप आ रहे थे तो आपने कहा नहीं कि हिडमा भाई चलो हम लोग साथ चलते हैं? क्या आपने बोला नहीं कि हिडमा चलो हम लोग साथ चलते हैं? नहीं, मिला नहीं। बात करने के लिए कोशिश की है मैंने, लेकिन उनके साथ मुलाकात नहीं हो पाए। मिलने से तो बात करते, जो मिले हैं उन लोगों के साथ बात किया हूँ, किसी स्तर के लोगों से। तो हिडमा और देवा को आप कहेंगे कि आओ आप लोग भी? जरूर, मैं कल के इंटरव्यू में भी बताऊँ, अभी भी बताऊँगा। अभी कोई हमारा आज का स्थिति को समझना है साथी लोग। सही है, आप लोग जो रास्ता सोच रहे वो तो गलत नहीं है, लेकिन स्थिति को समझ के हम जैसा निर्णय लिया वो निर्णय लेना है, स्थिति के मुताबिक जाना है। हम जिंदा है तो कुछ भी कर सकते, सोच सकते, हम जीना है। रुपेश जी, भगवान करे आपकी खूब लंबी उम्र हो। लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी, बहुत से लोग, बहुत आम जनता जिन फोर्सेस की जान गई है, उनका परिवार, कि बताओ इन लोगों ने हमारा घर बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और अब सरकार इनको रेड कारपेट बिछा कर इनका स्वागत कर रही है। मतलब लोगों में एक तो आप सरेंडर शब्द तो आप मना करते हैं, मैं भी उसको मानता हूँ। जब सरकार ही मान रही है तो मैं भी मान लेता हूँ। एक तो आपको इस तरफ से भी गाली मिल रही है, आपके साथी कह रहे हैं कि ये व्यक्ति हमको छोड़ के चला गया, धोखा दिया। आपके साथी लोग कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं यूट्यूब में कि ये रुपेश जी हमको छोड़ के चले गए। और दूसरा इधर जो है आम जनता जिनका परिवार बर्बाद हुआ है, वो भी आपको गरिया रहे हैं कि यार इनको रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आपका रिएक्शन क्या है? ये दोनों परिस्थितियों को जब आप देखते होंगे, सोचते होंगे, तो आपके मन से, जहन से क्या निकलता है? एक तो ये तो स्थिति है, ऐसा स्थिति भी आएंगे। हम आंदोलन को ऐसा ही आगे बढ़ाने से, सही समय में सही निर्णय लेके ताकत के साथ आगे बढ़ाने से इस किस्म की स्थिति को सामने नहीं करते होंगे। रहते अभी दोनों पक्ष, अभी एक पक्ष क्या है ना, हमने ही पूरा गलत किया, ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट है चल रही। सरकार के तरफ से भी, सरकारी सशस्त्र बलों के तरफ से भी इस किस्म का, यानी उन लोगों को इस्तेमाल करने का ऐसा हुआ, यानी मुखबिर तैयार करने के बारे में बात कर रहे हैं मैं। ऐसा हुआ, उन लोगों का भी ज़रूरी है। अगर उन लोग नक्सल विरोधी ऑपरेशंस में सफल होना है तो उन लोगों का मुखबिरों का सूचना तंत्र का ज़रूरत है। कहाँ से मिलेगा? वहीं से मिले, उन लोग कोशिश कर रहे हैं। हम बचना, आंदोलन को बचाना, हम बचना चाहते, तब तो ये मुखबिरी लोगों का समस्या को हल करने का प्रक्रिया है। लेकिन इसमें मैं और बात करूँगा उसके बारे में, हमारा पार्टी का जो कमी के बारे में भी मैं एक स्टेटमेंट जारी किया हूँ, लेकिन कहाँ गया पता नहीं, वो नहीं आया। वो तो समस्या है। वो सभी लोग जो पीड़ित परिवार लोग हैं, उन लोग भी समझना चाहिए कि ये केवल माओवादी लोग जानबूझकर कुछ किया ऐसा नहीं, ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट है, सरकार और एक लड़ाई है जिसमें ये सब नुकसान होता है, आपका ये मानना है। दूसरा, पछतावा है आपको कि इतना नुकसान? नहीं, लेकिन इसमें पछतावा है आपको? कुछ नहीं, इसमें कुछ हम जिम्मेदारी, यानी सरकार करने दो सरकार, लेकिन माओवादी पार्टी, कम्युनिस्ट कार्यकर्ता लोग, हम जिम्मेदारी के साथ सोचना चाहिए। इसे लेकर एक अच्छा, हमारा सही गाइडेंस देने वाला एक सर्कुलर भी जारी किया कि ये मुखबिर समस्या को कैसा हल करेंगे करके। DKSZC का एक सर्कुलर है, उस सर्कुलर्स को फॉलो करना चाहिए। वो प्रैक्टिस में इतना नहीं हो रहे, उसको फॉलो नहीं कर रहे। वो फॉलो करने से एक समस्या को हम कम कर सकते, नियंत्रण कर सकते।
जितना पॉलिटिकल वर्क करना चाहिए मुखबिर समस्याओं को हल करने के लिए वो नहीं कर रहे। आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप तेलंगाना नहीं गए, आंध्रा नहीं गए, अब बस्तर में ही रहेंगे। सच्चाई क्या है? आप तेलंगाना आंध्रा जाएंगे या फिर बस्तर में ही रहेंगे? ये भी कहा गया कि ग्रे हाउंड वाले जो आईपीएस हैं उनको आप ही ने मारा। इसके अलावा वहाँ पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं पर आपका हाथ रहा है उसमें। तो आप जाएंगे उस राज्य में या फिर बस्तर ही रहेंगे, छत्तीसगढ़ ही रहेंगे? रहने का बाद में रहने के लिए जाएंगे तेलंगाना। यहाँ भी रहूँगा, वहाँ भी रहूँगा, जहाँ ज़रूरत है। आगे जाके पता चलेगा क्या है। तो अभी तो तय नहीं किया फ्यूचर कैसे रहेंगे। कॉमरेड सोनू से भी मिलना है, क्या करेंगे कैसा करेंगे, अभी आगे जाके सरकार क्या बोल रही। बीजेपी कांग्रेस तो नहीं ज्वाइन करेंगे? नहीं करेंगे पक्का? पक्का। 3 कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। जरूर। ऑफर मिला तो? ऑफर मिलने से भी नहीं जाएंगे। इस मामले में तो खैर आप हैं दृढ़ निश्चय वाले। क्यों नहीं जाएंगे? बढ़िया सत्ता चल रही है और जाइए, अच्छी बड़ी बड़ी पार्टी है वहाँ, तो किसी को भी ऑफर। इतना साल 35 साल वहाँ नहीं काम कर सके। अगर भाजपा कांग्रेस का सत्ता के जरिए ही जनता का सभी समाधान, जनता का समस्याओं का, उत्पीड़ित जनता का समाधान मिलेगा समस्या का, बोले तो इतना 35 साल वहाँ नहीं रहते थे। बड़े नेता बनेंगे, आपकी बातचीत से मुझे ऐसा लग रहा है। हथियार छोड़ के आप आए हैं, आप बहुत बड़े नेता बनेंगे। आप में कूट की नेतागिरी पूरी एकदम समाहित है। मुझसे अच्छा चतुर, बहुत जानकारी वाला बहुत लोग है समाज में, बहुत लोग हैं। नहीं, लेकिन आप बहुत स्पष्ट लग रहे हैं। नहीं। आप राजनीति में अगर बस्तर में रहेंगे, मुझे लगता है तो एक दल तो खड़ा कर लेंगे अपना। हैं आपके अंदरूनी इलाकों में तो बहुत साथी होंगे। अभी भी जनता के बीच में वही नेतृत्व ही किया हूँ, जन आंदोलनों को नेतृत्व किया हूँ जनता का समस्याओं को हल करने के लिए। बंदूक वाले जनता भाई, हम तो उसको नहीं मानेंगे। आप भले हमारे ऊपर नाराज हो जाइए। आप तो पत्रकार हैं, आप पत्रकार, तो वैसा क्यों? नहीं, बंदूक खून बहाने वाली बात नहीं। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए मैं अभी खून एक बंदूक से नहीं बह रहे। खून एक तरफ के बंदूक से नहीं बह रहे। बताते जाऊँ मैं इस बीच में सरकार का, पुलिस का बंदूक से बहाया खून के बारे में आपटोला के शुरू करके कितना वो तो छोड़ दीजिए अभी। नहीं तो वो तो कह रहे हैं ना कि आप बंदूक छोड़ के लड़ाई लड़िए, कोई खून नहीं बहेगा। आप मारपीट मत। खैर उसमें मेरी बात हो गई, आप फिर नाराज हो जाएंगे, कह देंगे उसी पे बात करते हो, पत्रकार हो, इस तरह की बात क्यों करते हो? मूलवासी बचाओ मंच वाला कौन सा बंदूक पकड़े? सिलगेर आंदोलन किसने किया? किसने पीछे से बैकिंग करी? किसने उकसाया? सीआरपीएफ का विरोध करेंगे मूल आदिवासी, ये जो बचाओ मंच वाले हैं, सीआरपीएफ का विरोध करेंगे, पुलिस का विरोध करेंगे लोग। अरे क्यों करेंगे भाई? क्यों नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? क्यों नहीं करेंगे वो बताना है। क्यों नहीं करेंगे? ये तो जन्म लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है। बस्तर को शांति व्यवस्था में बहाली करने के लिए पुलिस, सीआरपीएफ। अब आप यहाँ आ गए हैं, आपको यहाँ सम्मान कौन दे रहा है? पुलिस वाले लोग बैठे हैं, अभी पूछ रहे थे कि एक मिनट पूछ रहे हैं। अब आप पुलिस और सीआरपीएफ का विरोध करेंगे? विरोध करने का मतलब है, आपसे पूछ रहा हूँ, आप करेंगे? उन लोग पुलिस सीआरपीएफ का विरोध करने का मामला है नहीं। वहाँ कैंप का विरोध कर रहे हैं उन लोग। क्यों कर रहे हैं? वो वहाँ एक सिस्टम है, एक उन लोगों का कानून के तहत मिला हुआ अधिकार है उन लोगों को। उस कानून के तहत जो अधिकार मिला, वो अधिकार के तहत वहाँ नहीं चल रहे। यानी ग्राम सभा पैसा कानून, ग्राम सभा को पूछना चाहिए। ये तो 5वीं अनुसूची वाला इलाका है। अच्छा, मैं आपकी बात मान गया। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। आप लड़ाई लड़ रहे हैं बस्तर में, सबसे ज़्यादा पीड़ित, शोषित, सुविधाओं से वंचित आदमी पूरे छत्तीसगढ़ में बस्तर में ही है जहां आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सारा कानून यहाँ फेल्योर है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। हमारा वजह से नहीं, आपको जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं मैं, आपको बिल्कुल नहीं कह रहा हूं मैं। मनकेली भी गया मैं, मतदेड़ भी गया मैं पूरा इधर 15 साल से घूम रहा हूं, अंदर सब जगह गया। यही क्यों नहीं है विकास? बाकी सब जगह क्यों है? आपको सही है, बाकी जगह में कहाँ विकास हुआ? नहीं हुआ। अभी जो अच्छा विश्लेषक लोग हैं, जब ये जो आईपीएस आईएएस अधिकारी जैसा लोग रिटायर्ड होने के बाद भी हो काम चलते हो, उन लोग ही विश्लेषण कर रहे हैं कि नक्सलवाद का मूल कारण क्या है। तो सरकार ने इन इलाकों को विकास नहीं कर पाने के वजह से ही, इन इलाकों के प्रति जो व्यवहार किया सरकार ने, जो करना चाहिए था वो नहीं किए, उसके वजह से नक्सलवाद पैदा हुआ। यहाँ टावर लग रहे हैं,
स्कूल बन रहे हैं, राशन पहुंच रहा है। रुपेश जी, कुछ बातों में ईमानदारी बरतना चाहिए आप जैसे व्यक्ति को। बताइए, चिंता गुफा और चिंतलनार में एक एक हजार लोगों को सुरक्षा बलों के साए में लोगों को राशन पहुंचाया गया इसी प्रदेश में। कैसे कहा जाए कि विकास नहीं कर रही है सरकार? कैसे कहा जाए? सड़क बनाना, आप ये बताइए, एक सड़क बनाने में 14, 20, 25 जवानों की शहादत होती है। नहीं अब उस विकास का बाधक कौन है बस्तर में? आप ही लोग तो मार देते थे। ठीक है, मुद्दा तो दूसरी तरफ नहीं जा रहे। ठीक है, नहीं जा रहा है। दिल खोल के बात करेंगे तो आपकी बात ज्यादा पहुंचेगी। मैं मुद्दा को भटका नहीं रहा हूं। नहीं, माओवादी समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक योजना बनाया। वो योजना के तहत ये सब कुछ चल रहा है। माओवादी समस्या मैं ही समस्या का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी सरकार समस्या का रूप में देख रही है। ये समस्या का हल करने के लिए सरकार ने इस क्षेत्र में विशेष रूप से केंद्रीकरण करके, कोई फंड का नाम भी है ना, नक्सल इलाकाओं में कुछ अलग अलग तरीके का फंड्स मिल रहे हैं। उस फंड्स को इस्तेमाल करके ये सब कुछ कर रहे हैं। एक योजना है, योजना के तहत कर रहे हैं। इस इलाका में विशेष रूप से केंद्रीकरण करके कर रहे हैं। और इसका आप मुझसे बहुत सारा, अभी मैं जिस स्थिति में हूँ, इस स्थिति में रह के मैं जहाँ वहाँ रुपेश के नाम से, विकल्प के नाम से जैसा बात करते थे, अभी वैसा बात सोच के कर रहे हैं। अभी सोच में करना पड़ेगा पड़ेगा। आज की स्थिति में मैं कहाँ बैठा हूँ? अभी बैठा ये जगह मैं भी नहीं जानता हूँ। मुझे कहा गया कि आप यहाँ इंटरव्यू कर लीजिए, मैं आ गया। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, रुपेश जी घर कहाँ बनाएंगे? घर कहाँ बनाएंगे? रहेंगे कहाँ? कौन? सब बहुत सारे मुझसे जब मैंने बताया लोगों को कि मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू करने, तो बोले उनसे पूछना कि वो घर कहाँ बनाएंगे। बस्तर में ही रहेंगे कि तेलंगाना रहेंगे कि दिल्ली? हाँ, आपके बारे में कि कहाँ रहेंगे ये पता नहीं। फ्यूचर के बारे में मैं सोचा नहीं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ अभी आगे पता चलेगा। अभी तो उतरे, उतना सोच के नहीं उतरे हमने। ये जो बाकी साथी 210 लाए हैं आप, ये क्या बोल रहे हैं आपसे? ये क्या बोल रहे हैं कि आगे क्या करना है? ये भी तो आपसे बातचीत कर रहे होंगे। आप मुखिया हैं, लीडर हैं, आपकी बात मान के कुछ विषयों को लेकर चर्चा किया, सभी विषयों को लेकर चर्चा नहीं किया। कि हमने सरकार के साथ भी बात किया, जब वार्ता ही नहीं होगा करके जो बताए थे अमित शाह जी ने, लेकिन किसी भी स्तर में, कम स्तर में भी हो, ऑफिशियल नहीं हो, लेकिन वार्ता हुआ। वार्ता तो हुआ। ये आपकी कोशिश काम आई? हाँ, हमारे साथी लोगों के लिए बोल रहे हैं मैं, वार्ता तो हुआ। अच्छा, आपने उनको समझाया? नहीं, अभी बता रहा हूँ, मीडिया के जरिए बता रहा हूँ। जो लोग अंदर हैं उनको आप बताना चाह रहे हैं? हाँ, बता रहा हूँ सभी को। वार्ता ही नहीं होंगे करके अमित शाह जी ने आके बस्तर में बताया। उसके बाद हम जो प्रयास करते समय हम हमारे नेतृत्व से बहस करते थे, वो वार्ता ही नहीं है करके अमित शाह जी ने बोल रही। आप फिर ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि सशस्त्र संघर्ष को विराम करके कुछ ऐसा इस दिशा में आगे बढ़ना है करके आप सोच रहे? तो इसका मतलब क्या होगा? खाली चुपचाप जाके डर के सरेंडर करना ही है ना? ये कैसा होगा? वार्ता होने से, वार्ता में जाके बात करने से कुछ वहाँ कुछ रास्ता निकलते होगा करके बताया। लेकिन यहाँ बड़ा वार्ता हुआ, बहुत सारा समस्याओं को लेके हमने यहाँ चर्चा किया नहीं, लेकिन कुछ सकारात्मक, कुछ हद तक सकारात्मक नतीजा तो मिला। अच्छा, डीआरजी में आप क्यों कह रहे हैं कि डीआरजी में जो भी माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं या तो फिर हथियार छोड़कर आ रहे हैं, वो डीआरजी में शामिल नहीं होना चाहिए? ये क्यों कह रहे हैं आप? इसके पीछे क्या वजह है? हम जिस इलाका में काम कर रहे, जो काम कर रहे, उस डीआरजी फोर्स को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे, नक्सल विरोधी अभियान में इस्तेमाल कर रहे। हम तो कल तक तो नक्सल, अभी आके जनता के ऊपर हमला करना है। माओवादियों के ऊपर बोले तो माओवादियों के ऊपर, जनता के ऊपर कहीं मामला है। तो आप देखा, चपरासी लोगों को, इन लोगों को, उन लोगों को मारने का घटना है तो है। वो छोटी बच्ची को इसके संग, जो पुलिस डिपार्टमेंट में अगर जाने से तो फिर जाना पड़ेगा वही इलाका में, जिस इलाका में हमने काम किया, उस इलाका में जाना पड़ेगा और उन लोगों के ऊपर इसी दमन में हम शामिल होना पड़ेगा। तब जनता का आप पुलिस के दमन को दमन मानते हैं, अपने दमन को दमन नहीं मानते हैं। गजब है आप भी रुपेश जी। ठीक है, ये बात कर रहे हैं ना। मैं ये ऐसा जाने के लिए हम हथियार छोड़ने का निर्णय लिया।
हम जनता के लिए काम करने का फैसला लिया। हथियार छोड़ के फिर हथियार कैसे पकड़ेंगे? एक तरफ हथियार छोड़ने का ही निर्णय लिया हमने, फिर हथियार नहीं पकड़ेंगे। और ऐसा और अगर कोई जाना चाहे कि भाई मुझे सैलरी मिलेगी, मुझे नौकरी करना है, मैं अपना घर परिवार बसाऊंगा, तो उनको आप रोकेंगे या मना करेंगे? नहीं जा सकते, जा सकते हैं। जा सकते। अच्छा, मतलब आपने ये नहीं कहा है, आपने ये कहा है कि डीआरजी में जो जाना चाहे वो जा सकता है, जबरदस्ती ना भेजा जाए। नहीं, हमारा बीच में चर्चा हुआ, हमारे साथी लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये जबरदस्त नहीं लाया किसी को, लेकिन कई संदेह है साथियों में। एक किस्म का एक लक्ष्य के साथ काम कर उसको छोड़ के फिर हथियार को पकड़ के आना है, तो हथियार छोड़ने के बारे में बहुत लोग विरोध कर रहे थे। हमारे साथी लोग, नहीं जाने का अलग बात है, लेकिन हथियार ले जाके कैसा लड़ने वाला पार्टी है वहाँ, तो ये कैसा करेंगे, ये वो एक संदेह। और सभी इसके पहले जितना लोग पार्टी छोड़ के गए वो सबके सब इस बीच में जो गए सबके सब फिर नक्सल विरोधी अभियानों में शामिल हो रहे। तो जनता सब विरोध कर रही, हमारा क्षेत्र का जनता सब, यानी जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे उस क्षेत्र का जनता विरोध कर रहे। आप लोग खाना देने के लिए भी जब हम जनता के पास जाने से, अभी आप लोग आया, हम खाना दे रहे, फिर जाके कल सरेंडर हो जाएंगे, आप वो उनके तरफ से बंदूक पकड़ के आएंगे, आप नक्सलियों को खाना दिया करके बोलते, वही हो रहे हैं अभी। तो जो वहाँ रह के काम कर रहे हैं हमारे साथी लोग, हम भी कल तक काम किए थे, यही सवाल का हम जनता से यही सवाल का सामना किया, वो तो अच्छा नहीं रहते ऐसा काम करना। तो फिर जाने के बाद तो एक कंडीशन भी है, मैं उतना गहराई से अध्ययन नहीं किया हूँ, लेकिन सरकार का नीति में, पुनर्वास नीति में एक कंडीशन भी है कि नक्सल विरोधी अभियान में शामिल होने से ही इन लोगों का केसेस के बारे में सोचा जा सकता है। अब आप आए हैं तो कुछ बात थोड़ा अंदर की कर लेता हूँ खुलकर, जितना आप बताएं। नक्सली माओवादी शादी क्यों नहीं? आपकी तो शादी हो गई है ना शायद, आपकी पत्नी तो तेलंगाना में है, हिरासत में है, जेल में है। बाकी लोगों को शादी करने की अनुमति नहीं थी क्या संगठन में, या शादी वाला क्या चक्कर था वहाँ? थोड़ा बताइए ना, खुल के, जनता जानना चाहती है। ये विषय से जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन एक ही शब्द में बता, एक ही बात में, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, शादी कर सकते हैं, आराम से बच्चे पैदा कर सकते हैं। बच्चा पैदा करने का निर्णय भी अगर उन लोग चाहिए तो ले सकते। हम बताते हैं कि हमारा जितना नेतृत्व के तरफ से समझाते, वहाँ का नेतृत्व के तरफ से जहाँ तक बता सकते हैं कि ये जो लाइफ है, ये जो जंगलों में रहते हुए अभी जो लाइफ है, इसके लिए तो थोड़ा समस्या है बच्चा पैदा करने से। समझ यहाँ बच्चा बता सकते, लेकिन ज़बरदस्त बच्चा पैदा नहीं करना है करके ज़बरदस्त ये जो प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग वाला ऑपरेशन ऐसा करने का, ऐसा तो पार्टी की तरफ से नहीं करता। ऐसा नहीं। एक ये भी बात चलती रहती है हमेशा, हालांकि आप लोगों ने कई बार खंडन किया है इसका, कि अगर कोई वोट देगा तो उंगली काट देंगे। वो भी सही नहीं है। सही नहीं है। सही नहीं। लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया का समर्थन करते हैं आप लोग? अभी करते, अभी करते हैं? अभी कल तक नहीं कर रहे थे? सोच रहे थे, भिन्न में मतभेद था। पार्टी जो निर्णय लिया चुनाव को लेके, उसके लेके ये सही निर्णय नहीं है। हम चुनाव में भी हस्तक्षेप करने का मौका रहना चाहिए था, कई मौका मिल रहे, लेकिन वो मौकाओं का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। पहले नहीं करते थे तो क्या बिना चुनाव के आप सत्ता में आ जाते? कैसा? पहले आप कह रहे थे कि पहले नहीं करते थे, सोचते थे। तो लोकतंत्र में भरोसा अगर करते हैं आप, पहले मतलब वो तो सोच, जब समझदारी बढ़ते रहा, चुनाव को पूरा का पूरा बहिष्कार करना अच्छा नहीं है। चुनाव को इस्तेमाल करने से ही हमें कुछ आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए फायदा होंगे करके बहुत समय से सोचते आ रहे थे। और कई साथी है अभी भी पार्टी में जो नहीं चाहते हैं चुनाव, नहीं जो चाहते हैं चुनाव। चाहते कुछ साथी उस दिशा में भी सोच रहे, चुनाव में भी हम हस्तक्षेप करने का मौका रहने से अच्छा रहते थे, यानी उसको उस किस्म का टैक्टिक के रूप में इस्तेमाल करने से अच्छा रहते करके सोचने वाले लोग भी है। लेकिन वो जो पार्टी का, आप कैसे रहे 30 साल रुपेश जी? बड़ा संघर्ष किया जंगल में, और आप पढ़े लिखे व्यक्ति भी हैं, ITI आपने किया है, BCom किया है, जितना मैं जानता हूँ। मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिए। मैं बहुत कम पढ़ा हूँ, कम पढ़े लिखे? BCom नहीं पढ़ा हूँ। नहीं पढ़े? बस 12वीं। ITI भी नहीं किया आपने? ITI किया हूँ, लेकिन वेल्डर ट्रेड। लेकिन कहा जाता है कि आप
रणनीति बनाने में बड़े मास्टर थे, आप ही सब करते थे, आप ही की रणनीति पे सोनू भी आपसे ही नियंत्रण में होते थे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा गलत नहीं, गलत गलत। गलत। वो मीडिया कैसे बीता आपका 30 साल अंदर? कभी कभी लगता नहीं था कि प्यार जनता का, जनता का प्यार? सच मैं टाइम है तो अच्छा क्यों कहाँ से ये ताकत मिला है शुरुआत में, वो सब बता सकता हूँ आपको टाइम रहने से, लेकिन अभी वैसा टाइम नहीं है। गांव का नाम लेके पहले कैसे रहते थे, कौन सा गांव ऐसे मजबूत करने के लिए प्रेरणा दिया, वो सब बता सकता हूँ। जनता का प्यार। एक आरोप ये भी आप लोगों के ऊपर लगता है, जो तेलंगाना आंध्रा कैडर के नक्सली हैं, माओवादी हैं, नक्सली मेरे मुंह से निकल जाता है, आप लोग नाराज होते हैं नक्सली कहने पर? नहीं नहीं। ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का शोषण हुआ है नक्सली माओवादी संगठन में। ये उधर के जितने हैं ये सब तो बड़े बड़े कैडर का पद ले लेते हैं, यहाँ के लोगों को संघर्ष मारने के लिए छोड़ दिया जाता है। भी सही नहीं है, नहीं, गलत है। तो यहाँ कितने लोग सीसी मेंबर बने? मैं तो बहुत ज़्यादा आपका वो भी नहीं जानता हूँ, लेकिन कितने लोगों को सीसी मेंबर बनाया छत्तीसगढ़ से आपने? स्थानीय लोगों को। कितने स्थानीय लोगों को? हिडमा भी नहीं है सीसी मेंबर शायद अभी है? अभी तो सब लोग बता रहे हैं करके। अरे आप बताइए, आपसे ज़्यादा कौन जानता है? सीसी मेंबर है सीसी मेंबर है। एक वही व्यक्ति देखिए नाम आता है, दूसरा नहीं आ रहा है कोई और आपकी जुबान में, कोई छत्तीसगढ़ का। मैं इंटरनल विषयों को अभी मीडिया के सामने क्यों बताऊँ, है और भी। अच्छा, बस इतना बताऊंगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और भी है। मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा। देखिए मैंने आपसे वादा किया था उस समय भी, कल भी कहा था कि जब आप आएंगे अनकट आपकी बात पूरी दिखाऊंगा। वो सवाल जो मेरे जहन में है, लोगों के जहन में है, वो तो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन जो भी पूछूंगा वो पूरी बात आपकी ऐसी चली जाए, ये जरूर कोशिश मेरी रहेगी। धन्यवाद। 100%। और आपको रायपुर आना है मेरे स्टूडियो? जरूर। कब आएंगे? अभी कैसे, मैं फ्यूचर को ही नहीं सोचा हूँ कब आना है। मैं यहाँ से मुझे कब, ये पहली रात होगी आपकी जंगल में नहीं व्यवस्थित, कि आप निकलते थे जंगल से, बीच बीच में शहरों में जाते थे? वो सब जगह मैं घूमा हूँ। पूरा घूमे? तो कैसे भेष बदल के, रूप बदल के घूमते थे, या तो फिर ऐसे ही घूमते थे? आपका जगदलपुर में भी, यहाँ भी, रायपुर में भी। तो पकड़ में क्यों नहीं आते थे? कौन पकड़ते? मेरे बारे में कौन जानते? कोई तो बताना है ना, सूचना देना है। अच्छा, मतलब कुल मिला के रुपेश और बहुत सारे नाम अलग अलग, और फोटो भी आप लोगों की नहीं आती है सालों तक? नहीं। अच्छा, इसीलिए कहते हैं कि आप लोगों का इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत तगड़ा है। ये क्या वो तगड़ा है कमज़ोर है? तगड़ा रहने से आंदोलन तो कमज़ोर हो रहे ना। कमज़ोर है, हमें कमज़ोर है करके रिव्यू करें। हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम कमज़ोर रहने की वजह से आंदोलन कमज़ोर हुआ। वो भी तो आप रायपुर और जगदलपुर सब जगह घूमे हैं पहले, कल से पहले तक? हाँ। तो फिर हिडमा भी घूमता होगा? पता नहीं। देवा भी घूमता होगा? मैं अभी आया हूँ, बता रहे हैं। उन लोगों के बारे में कैसा बता सकता हूँ? हाँ, जरूरत पड़ने से तो घूम सकते, घूमेंगे। नहीं आते करके मत सोचना है, हम आएंगे जरूरत पड़ने से। उन लोगों को काम तो कहीं भी आ सकते। अच्छा, तो मैं इतनी हिडमा की बात कर रहा हूँ तो पता चले हिडमा सुन के और आए बोले तिवारी जी इतनी बात क्यों कर रहे थे मेरे बारे में? ऐसा भी हो सकता है? ऐसा कितना पत्रकार लोगों के साथ ऐसा पार्टी का, माओवादी पार्टी लोग व्यवहार किया? नहीं, ऐसा नहीं किया ना? ऐसा नहीं किया ना? नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपके बाहर आने के बाद तो हम लोगों को और निश्चिंत रहने की जरूरत है। आप समझाएंगे अगर वो गलत ट्रैक पे जाएंगे तो? किसको? उनको? माओवादी संगठनों को? नहीं, अभी तक ऐसा किया ही नहीं। उन लोग गलत ट्रैक में जाने का क्यों? मैं इसी वहीं रह के आया हूँ ना। पत्रकार लोगों के साथ ऐसा गलत कभी कभार चूक हुआ तभी वो मान लिया होगा, लेकिन ऐसा पत्रकारों के प्रति कैसा रहना चाहिए? नहीं, लेकिन बीच में गणेश मिश्रा हैं, उनको धमकी दे दी गई थी, बीजापुर के पत्रकार हैं, उनको कुछ समस्या है, लेकिन उनके साथ ऐसा कोई गणेश तो हमेशा बहुत अच्छा पत्रकार है, और वो तो हमेशा मानते, अभी भी मानते हैं ना। एक बहुत दुखद घटना हुई रुपेश जी बीजापुर में हमारे छोटे भाई जैसा मुकेश चंद्राकर को ठेकेदारों ने जिस तरह से मारा। यही सब बस्तर के पत्रकार, मैं हमेशा कहता हूं कि हमसे कहीं ज़्यादा मेहनती, कहीं ज़्यादा संघर्ष करने वाले बस्तर के पत्रकार हैं। बहुत अंदर इलाकों में जाते हैं। आज आप यहाँ आए हैं तो भी आप बस्तर के पत्रकारों पर भरोसा करके यहाँ बैठे हैं। कितने संघर्षशील लोग हैं ये। हम भी आते हैं तो हमको बस्तर के पत्रकार ही बताते हैं कि यहाँ जाइए। मुकेश चंद्राकर को जिस तरह से मारा गया,
आप लोगों के संगठन में भी चर्चा हुई होगी, व्यक्तिगत तौर पर आपको क्या लगता है कि हमारे संगठन की तरफ से भी उसका खंडन किया, खंडन करते हुए स्टेटमेंट भी जारी किए। मुकेश चंद्राकर का पत्रकारिता का तारीफ करते हुए, कुछ विषयों में मतभेद हो सकता है तो पत्रकार लोग तो सब बताते हैं, उन लोगों का अधिकार है। उस किस्म के विषय में मतभेद रहने से भी, कभी कभार ऐसा बात होने से भी, जो उनका पत्रकारिता का जो तरीका है, जहाँ तक कितना विषयों को बाहर लाया, बस्तर जंक्शन के जरिए उसको हम तारीफ किए। वो उनको हत्या करने के बाद हमारा पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट भी है, दक्षिण सब जोनल ब्यूरो की तरफ से स्टेटमेंट दिए थे। ऐसा कोई पत्रकारों के प्रति हम पूरा का पूरा ये जो सैनिक दृष्टि से कुछ कार्रवाई करने का जो ऐसा कुछ कभी भी ऐसा निर्णय नहीं लेते। कितने घंटे जगने की आपकी हैबिट है, कितने घंटे जगते हैं आप? जैसे अभी बाहर पूछा गया कि खाना खाएंगे, भूख लगी है, मैं जरूरत देख पड़ने रहा से हूँ रात भर, जरूरत पड़ने से रात भर जगते हैं। और जंगल में कितने घंटे पैदल चलने की क्षमता है आपके अंदर? ये सब जानना चाहती है आम जनता। आप लोगों के लाइफ स्टाइल के बारे में भी जानना चाहती है। परिस्थिति के मुताबिक, जब इस नॉर्मल परिस्थिति है 2.5 घंटा 3 घंटा चलते, या परिस्थिति क्रिटिकल है, क्रिटिकल रहने से 13 घंटा 15 घंटा भी चलते। और बारिश के मौसम में कैसे रहते हैं अंदर? बारिश के मौसम में तंबू लगा के, और खूब मूसलाधार बारिश बस्तर में तो होती है, रहने से भी रह सकते। ये भी कहा जाता है कि गांव में आप लोगों को बहुत मदद मिलती है रुकने ठहरने के लिए। गांव वाले बहुत मदद करते हैं आप लोगों को रुकने ठहरने, खाना, राशन, इसके लिए। और वो दोनों तरफ से पिसते हैं। अगर उनको ये पता चल गया कि ये नक्सली माओवादी संगठनों की मदद कर रहे हैं तो पुलिस कहती है कि भाई आप उनका मदद कर रहे हैं, और अगर वो पुलिस की मदद करते हैं तो फिर आप लोग कहते हैं, तो अल्टीमेटली तो बस्तर की जनता का ही नुकसान होता है उससे। नहीं, ऐसा जो मदद करने वाला ऐसा नहीं सोचते, सब तैयार होकर ही मदद करते समय प्यार से ही मदद करते, ज़बरदस्त डर के मदद नहीं कर रहे कोई, सीधे सीधे बताते ऐसा है तो। लेकिन मदद जो कर रहे हैं, से जो उससे आने वाला ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगर पता चलने से पुलिस वालों की तरफ से दबाव आ सकते हैं करके जानते हुए भी तैयारी के साथ ही उन लोग मदद करते, जेलों में जाते, फिर आते, फिर भी मदद करते। मदद मिल रही है आप लोगों को, पैसा भी मिल ही रहा है अंदर, सपोर्ट भी मिल ही रहा है अंदर। रहने में थोड़ी दिक्कत है, बाकी तो सब मिल रहा है अंदर। अभी जितना जखीरा निकल रहा है माओवादियों के पास, जो पहले का अभी का अंतर तो है। जनाधार में तो घट गया, जनाधार घटा है, घटा है जरूर, जनाधार घटा है, इसीलिए हम इस किस्म का निर्णय लिया। जनाधार घटा है, अभी से नहीं, 2009 से लेकर धीरे धीरे जनाधार घटते आए, आंदोलन कमज़ोर होते आया। 2011 में हम एक बार समीक्षा की, प्लीनम चलाया, 2015 में एक बार हमने प्लीनम चला के उसमें भी आंकलन लगाया, 2020 में प्लीनम चला के वहाँ भी हम आंदोलन और कमज़ोर होने का आंकलन लगाया, अभी और कमज़ोर होने का आंकलन लगाया। हमारा कार्यनीति में जो कमी के वजह से सरकार ने जो तय किया है, मुझे लगता है उसके बाद तो आंदोलन कमज़ोर ही होना है और हथियार तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये अंतिम सत्य है जिसको मुझे लगता है मान लेना चाहिए जो अंदर है। जैसा कि आपने समझदारी दिखाई, वैसा आपके साथियों को अब मान लेना चाहिए कि भाई साहब अगर लड़ाई लड़नी है तो आप मुख्य धारा में लौटिए और संवैधानिक तरीके से। फिर आप कहेंगे कि आपका संविधान एक ही चश्मे को देखता है और दूसरा नहीं देखता है। मेरे को आप कह सकते हैं ऐसा, आप आरोप लगा सकते हैं कि आपको संविधानिक दायरे की बात कर रहे हैं तो आपका चश्मा संविधान को देखने का अलग है। आप मुझे ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। देखो आप हाँ बोल रहे हैं। हाँ जरूर, संविधान में कुछ जनानुकूल प्रावधान जरूर है। संविधान में जनता को उपयोग होने वाला जनानुकूल प्रावधान है, कुछ सीमाएं भी है। बहुत लोग मानते, हम ही नहीं, बहुत सारे लोग मानते हैं कि कुछ सीमाएं भी है, सीमाओं को संशोधन करके और सुधारना है। जनानुकूल प्रावधान को संविधान अच्छा रहने से ही वो काफ़ी नहीं है, संविधान को अमल करने वाला सिस्टम अच्छा रहना चाहिए। मैं आपकी बात की गहराई को समझ रहा हूँ। वो समस्या है। आपको खाना भी खाना होगा और लगभग 1 घंटे होने को हैं। मैं बहुत समय नहीं लूँगा, आप लगातार बैठे थे, दिन भर आए हैं, थके होंगे। इस इंटरव्यू को बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत बड़े
मात्रा में हमारे फॉलोवर भी हैं और बहुत बड़ी मात्रा में हमारी आपकी बातचीत लोग देखेंगे। कोई ऐसा संदेश जो अपने साथियों को आप देना चाहते हों, यहाँ आकर आप कैसे महसूस कर रहे हैं, जो इस इंटरव्यू के माध्यम से वो सुने, कोई कन्फ्यूज़न जो आपको लेकर हो, कोई नाराज़गी जो आपको लेकर हो, आप कुछ कहना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी बात कह देना चाहिए इस मंच से। फर्स्ट हमारा साथियों को मेरा अपील है कि मैं जो सोचा हूँ इसके बारे में तो सभी जानते हैं हमारा साथी। मैं अप्रैल महीने से ही हमारा पार्टी महासचिव रह चुके BR दादा का नेतृत्व में भी इस किस्म का निर्णय लिए। कई साथी लोगों को गलत संदेश जा रहा है कि BR दादा बोले तो जानते हैं ना, बसवराज ने BR दादा ने वो पुनर्विचार किया करके एक बात आ रही, वो गलत है। पुनर्विचार नहीं किया दादा ने, वो उसी विचार के ऊपर डट कर रहे। वो कोर बैठक भी करने वाला, CC कोर बैठक में फैसला करने के दिशा में ही आखिरी तक, शहीद होने तक प्रयास कर रहे थे। वो प्रयास में मैं सक्रियता के साथ भाग लेकर कोऑर्डिनेट करने का, समन्वय करने का कोशिश कर रहे थे। ये गैप हमारा साथी लोगों को है। हाँ, BR दादा ने भी पुनर्विचार किया करके, नहीं, पुनर्विचार नहीं किया। सशस्त्र संघर्ष छोड़ने का जो निर्णय है, उस निर्णय को एजेंडा में रख के वो फैसला करने के लिए मीटिंग आयोजन करने का प्रयास में रहते हुए दादा ने शहीद हुआ। या नहीं तो अच्छा रहते थे, मैं ऐसा स्थिति नहीं आते थे, आप लोगों से मैं अलग होकर इस किस्म का निर्णय लेने का स्थिति नहीं आते थे। दादा रहने से हिडमा जैसा लोग भी शायद इस किस्म का जो पार्टी कमेटी में ही एक डिसीजन होने से सब लोग मानते थे, अच्छा होते थे। लेकिन स्थिति तो ऐसा हो गया, दादा शहीद हो गया। लेकिन इसीलिए वहाँ से शुरू हुआ, वहीं डिसाइड कर दिया मैं। और नीचे साथियों का भी सभी का राय लिए थे मैंने। सब ने अच्छा प्रतिक्रिया, यानी इस आज की स्थिति में जो समस्याएं हैं पार्टी के अंदर, क्यों हमारा पार्टी इस स्थिति को सामना कर रहे हैं, ऐसा बुरी तरफ दमन साधारण है। कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी हो, दमन हथियार पकड़ के आंदोलन करने वालों के ऊपर पॉलिसी के तहत दमन चलाते, कभी भी कोई भी चलाते। लेकिन उस दमन को सामना करते हुए हमने आंदोलन को आगे बढ़ाना है। लेकिन ऐसा स्थिति आज नहीं है। केवल दमन को ही कारण नहीं बना सकते हम। हमारा यहाँ का भारत देश का ठोस परिस्थितियों को हम समझने में, आंकलन लगाने में, बदलते हुए परिस्थितियों को हमने सही समय में पहचान के सही समय में निर्णय लेने में हमारा उच्च नेतृत्व का कमेटी CC के तरफ से विफल हो गए। उसके वजह से हम इस स्थिति को सामना कर रहे हैं। इस परिस्थितियों में फिर इससे बाहर निकलने के लिए इस परिस्थितियों में उस किस्म का निर्णय लेना जरूरी है। और बहुत सारा है, साथी लोग नहीं जानते होंगे, एजेंसी साथी लोगों को तो CBB डॉक्यूमेंट नहीं मिला। CBB डॉक्यूमेंट पढ़ने से, CBB डॉक्यूमेंट, उसके बारे में हमारा PB ने जो निर्णय लिया अंतर्विरोधों को लेके, और कोई अकेशन या कांग्रेस जैसा अकेशन हम आयोजन करने का मौका मिलने से प्रधान अंतर्विरोध भी बदलने का संभावना, तब जाके हमारा लाइन के बारे में भी चर्चा करके भारत देश के ठोस परिस्थितियों के मुताबिक हम हमारा लाइन को भी बदलने का जैसा स्थिति आने का अच्छा मौका था। लेकिन इस दमन का स्थिति में हम उस किस्म का आयोजन नहीं कर पाए। ये स्थिति में हम क्या करेंगे? स्थिति को देखते हुए ये सब तो माहौल तो ठीक बना, हम तो कुछ निर्णय लेने का माहौल बन गया, निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन बस स्थिति ऐसा, हम एक अकेशन को, एक मीटिंग को आयोजन करने का स्थिति नहीं रहने की वजह से ही हम सब अभी ऐसा ही उसी रास्ता में चलते हुए आंदोलन को पूरा नुकसान, साथी लोग पूरा नुकसान होने का जरूरत नहीं है। हम पहल करना है, जीना है, जीते हुए हम आगे का जनता के साथ रहते हुए हम क्या भविष्य में मिलने वाला मौकाओं को इस्तेमाल करने के लिए सभी साथी लोग सोचना चाहिए। ज़रूर सोच के हम जो निर्णय लिया, आप लोग कुछ साथी लोग गलत मानते होंगे, लेकिन आज का स्थिति ऐसा है। कहीं बाहर का साथी लोग, बुद्धिजीवी साथी लोग हमारे लिए प्रेरणा है उन लोग आंदोलन में
इतना मजबूती से खड़ा होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अभी भी मैं गलत नहीं मान रहा हूँ। उन लोग भी सोचना चाहिए इंटरनल क्या समस्या है, क्यों मैं ऐसा बोल रहे हैं। बहुत सारा है मेरे पास, मैं मीडिया के सामने बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों से मिलूंगा, मैं बात रखूंगा, क्या है इस किस्म का निर्णय लेने का पीछे का कारणों के बारे में भी मैं समझाऊंगा आप लोगों को। जल्दीबाजी में गद्दार, कोवट जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें हमारे बारे में। क्या स्थिति बन गई, क्यों सरेंडर्स हो गया, उतना उच्च नेतृत्वकारी का साथियों ने हमसे पहले अलग अलग जाके क्यों सरेंडर किया, क्या है कारण, इतना लोग सरेंडर होने का भी हटने का। केवल सतीश ने बोलने से ही 210 प्लस वहाँ 61 तो कुल मिला के लगभग 270-80 लोग, ऐसा कैसा क्यों आया। एकमात्र ऐसा बोलने से नहीं आते ना। इसलिए आप लोग भी समझना है, सोचना है, इस दिशा में आना है, एक वक्त का मांग है। इसको समझ के आप लोग भी इस दिशा में आने के बारे में मैं अपील कर रहा हूँ आप लोगों को। कल आप लोगों को तो मेरा कांटेक्ट नंबर भी दिया हूँ, मिलेंगे नंबर मिलेंगे। अभी तुरंत नहीं दे सकता हूँ, बाद में देने से आप मीडिया में चला सकते स्क्रॉल में। नहीं, लेकिन कांटेक्ट नंबर जो आपने एक जारी किया है उसमें फ़ोन ऑन आ रहा है, नहीं आ रहा लोगों का? वो फुल आ रहा है, मैं अभी फ्लाइट मोड में लगाया हूँ, अभी बैठ भी नहीं सकता हूँ, पर इतना फ़ोन आ रहा है? इतना फोन आ रहा है। तो उसमें आपको गद्दार और गाली दी जा रही है कि ये कहा जा रहा है कि सरकार से सावधान नहीं, रहो? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया। मैं अभी तक कम से कम 60-70 कॉल्स को अटेम्प्ट किया, बाकी किसी को काम में जाते समय, बाकी किसी को लगाया हूँ, जवाब मत देना लेकिन बिजी है करके बताना है करके। डाउट्स पूछ रहे हैं उन लोग, क्या है आप लोग ऐसा किया कर। कुछ साथी लोग डाउट्स पूछ रहे हैं, मैं 1-2 मिनट में समझाने के बाद अच्छा अच्छा करके बोल रहे। अभी तक तो ऐसा शुरू नहीं हुआ, कल शुरू होते होंगे उन लोग भी। कॉल सेंटर खोलना पड़ेगा आपको एक। तो ये बात है। और मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, आप जल्दबाजी में बस हथियारों को ही महत्व देके हथियार से, क्योंकि बस्तर में हम जिस इलाका में काम किया उस इलाका में तो हथियार का तो बहुत महत्व है। हथियार से जुड़ाव, हथियार के जरिए आंदोलन, हमारा अधिकारों का हासिल करना, वही सिखाए थे हम आप लोगों को, ऐसा ही नेतृत्व किए थे, ऐसा ही हमने विकसित हुआ मानसिकता भी। तो इतना हथियार लेके जाके सरकार के पास सरेंडर किया बोले तो हम, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। हम भविष्य के बारे में सोच के ही, यानी सही दिशा में सोच के ही ये निर्णय लिया। आप भविष्य में देख सकते हमारा हम कैसा रहते, क्या करना चाहते, सरकार कितना अनुमति देते, परिस्थितियों के मुताबिक हम जरूर निर्णय लेंगे सरकार के सामने। माओवादी संगठन के लोग भी तो आपको टारगेट कर सकते हैं। नहीं करेंगे, शायद नहीं करेंगे, देखेंगे। अगर टारगेट करना है तो उन लोग खुला ऐलान करेंगे हम टारगेट कर रहे करके, देखिए कि रुपेश को मारेंगे। इसको हाँ जरूर बताएंगे। ये तो गद्दार अगर गद्दार बोल के उन लोग फैसला करने से कोई कार्रवाई कर सकते हैं, अगर उन लोग बोलने से देखेंगे। मैं भी उसका जवाब दूंगा, विवरण दूंगा, मिलने के लिए भी जाऊंगा बुलाने से। अभी भी मुझे इतना हिम्मत है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। हमारा साथी लोग बुलाने से कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ, आप बहस करने के लिए। नहीं, अगर आप गए वहाँ जब गद्दार बोल रहे हैं और आपको मार दिया तो बदनाम उन्हीं लोग होंगे। बुला के मारने का हमारा पार्टी का पॉलिसी नहीं है कभी भी। जो बात करने के लिए कोई अगर जाएगा, अभी मैं ही नहीं और कोई भी, महेंद्र कर्मा जाने से भी नहीं मारना है, नहीं मारना था। अगर बात करने के लिए खुद, महेंद्र कर्मा का जिक्र आप कर रहे हैं तो फिर नहीं छोड़ दो फिर उसमें जाने से हमको टाइम, यानी मैं बोल रहे हैं इतना, यानी महेंद्र कर्मा बोले तो इतना बड़ा, लेकिन नक्सलवादियों, नक्सलियों का अटैक था, नक्सलवादियों का उस पे चर्चा आप नहीं करना चाहते? इतने बड़े लीडर नहीं, मैं चर्चा बोले तो अभी जो चल रहा है 5 मिनट बता दीजिए। नहीं, अभी तो क्यों मारा मुद्दा नहीं, मैं जनता के लिए अपील कर रहा हूँ, जनता के लिए। जनता समझना है मेरे बात को। हम जो निर्णय लिया आप लोग समझना है, हम गलत निर्णय नहीं लिया। आप लोग कई जगह में गढ़चिरौली के तरफ और उत्तर बस्तर में हमारा साथी लोगों ने समझाया जनता को। हम माड़ क्षेत्र में दमन की वजह से और मौका नहीं मिलने की वजह से हम जनता तक जाके जनता का मीटिंग्स आयोजन करके नहीं समझा सका। और सरकार ने कुछ अनऑफिशियल अनाधिकारिक रूप से मौका दिया जरूर हमें 1 महीने का, लेकिन आधिकारिक रूप से मौका नहीं दिया। इसलिए हम बहुत सावधानियां लेते हुए ये सब करना पड़ा। महेंद्र कर्मा वाले अटैक की बात नहीं करना चाहते हैं आप? नहीं, बाद में वो तो ये चल रहे हैं ना, इसलिए जनता का अपील
नहीं, ये तो आपने बात कह दी अपनी, आपने पूरी बात कह दी और मैंने इसीलिए आपको टोका भी नहीं। जनता समझना है, समझ के हमें गलत किया नहीं करके नहीं समझना है। हम जरूर जनता के साथ में रहेंगे और कई संगठन है उन लोगों के साथ जोड़ के काम करेंगे करके हमने जो पर्चा जारी किया, पत्र जारी किया, उसमें भी हमने बताया, उसके ऊपर ही आधार होकर काम करेंगे। सभी साथी लोगों को भी वही बता रहे हैं। मेरा अपील को आप लोग मानेंगे करके मैं आशा कर रहा हूँ। बस आप पूछिए। नहीं, बस वो जो मैंने कांग्रेस के ऊपर अटैक हुआ था उस अंतिम सवाल है मेरा। अब आपसे बात ही कर रहा हूँ तो ये क्या सोच के आप लोगों ने, जीरम घाटी का हाँ, क्या सोच के नहीं होना चाहिए था। आप कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था। पार्टी कह रहे, मैं अकेला नहीं, मैं अकेला महेंद्र कर्मा को मारने के बाद, यानी है उनको मारने के तरीका और मारने के बाद जो व्यवहार किया हमारा साथी लोग, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ उससे, उस किस्म का किसी को भी नहीं। मारने से सहमत हैं क्या आप? तरीका तो छोड़ दीजिए, मारना भी तो नहीं चाहिए था कि मारना चाहिए था? अभी कैसे बता सकता हूँ? आप उस किस्म का सवाल नहीं पूछने से अच्छा है मैं वहाँ रहते हुए तो सहमत। मैं जो आप जवाब देंगे वही पूछूंगा। मैं आपको परेशान बिल्कुल नहीं करूंगा। रुपेश जी, आपका स्वागत है यहाँ। मैं परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ, पर ठीक सवाल आ गया तो मैं पूछ। ये सवाल क्या है, सब लोगों में संदेह पैदा करेगा ना। अभी मैं सच बताना है ना झूठ बता, अभी मेरा अंदर क्या है, अभी सच बताऊँ झूठ बोलने की प्रैक्टिस करेंगे अभी आप? सिखाएंगे आप? सिखाएंगे? अच्छा, उस हमले में आप भी थे कि नहीं थे? नहीं, मैं रहने से ऐसा नहीं होते थे। अच्छा, जरूर, मैं कहीं जगह में रहने से तो ऐसा नहीं किया। बहुत सारा जगह ऐसे बताना गया है तो बहुत सारा जगह में नहीं किया। हथियार लेकर, हथियार ही हमारा लक्ष्य है, हम हमला कर रहे हैं। हथियार लाया लेकिन पुलिस वालों को हम नहीं मारे। जब तक उन लोगों से हमें खतरा है, जब तक हमें जान का खतरा है। अच्छा, एक सवाल आखिरी। बटालियन नंबर 1 बहुत खतरनाक है क्या? वहाँ अगर पुलिस जाती है और अटैक करती है तो कितने लेयर, कहते हैं लोग कि 10 लेयर की सुरक्षा है, कई लेयर में आईडी बिछा हुआ है, अगर वहाँ कोई जाएगा तो बच के नहीं आएगा। थोड़ा कुछ तो बताइए जो बता सकते हैं, ज़्यादा नहीं। अच्छा, मजबूत मोरालिटी के साथ है उन लोग। अच्छा, मजबूत मोरालिटी के साथ है उन लोग। फोर्स के तुलना में तो, क्योंकि कई बार उन लोग सफल हुआ, कई बार सफल होने के। कर्रेगुट्टा में भी तो फंस गए थे। करेगुट्टा में भी उन लोग ही सफल हुआ। कहाँ सफल हुआ? भागना पड़ा उनको। वो पूरा नेतृत्व सैकड़ों साथी रह के वहाँ अच्छा कोऑर्डिनेशन करते हुए बहुत दिनों तक वहीं आराम से वहाँ रहते हुए आखिर में उस किस्म का निर्णय लेना पड़ा, रिट्रीट होना तो भागने का हमारा, यानी रिट्रीट होना डर के भाग गए जैसा, ऐसा नहीं लेते। मतलब उन्होंने कहा कि अब इस लड़ाई से अलग करो अपने आप को। ये हथियार बहुत है अभी भी अंदर है, बहुत मात्रा में। बहुत बोले तो उन लोग जितना संख्या है उतना हथियार तो है। और पैसा 2-4-500 हज़ार 2,000 करोड़ होगा माओवादियों के पास। हजारों करोड़। हाँ, नहीं ऐसे उसको क्या करेंगे उन लोग? उतना पैसा को मेंटेन कैसे करेंगे? कहते हैं 1,500 करोड़ 2,000 करोड़ का बजट है नक्सलियों। ऐसा मेंटेन भी नहीं कर सकते उन लोग का। आप कितना कमाए हैं, कितना लेके आए हैं? मैं, हाँ, दिख रहे ना हमारा हालत। नहीं, अब देखिए आप कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। आपसे बात करने का आधा घंटे का समय 1 घंटा हुआ। आपसे बात करना बड़ा बढ़िया लग रहा है। ये बैग में कुछ तो लाए होंगे, अपने साथियों को कुछ तो बांटे होंगे। है हमारे साथियों को 20-20 हज़ार दिया। इसमें 1-1.5 लाख होंगे, इसमें 1-1.5 लाख है। होंगे। और आपको मिलेगा भी अभी 40-50 लाख, 1 करोड़ कितना मिलेगा आपका? वो आ तो गया है उसमें 40 लाख रुपए शायद, जो कैटेगरी डिसाइड हुई है। नहीं, वो सरकार की तरफ से हाँ, अभी तक सोचा नहीं, मैं नहीं, हमारे साथी लोग भी नहीं सोचे कि। तो लेने दीजिए ना, मुख्य धारा में लौटे, कुछ बिजनेस करें। क्यों मना कर रहे हैं आप? बोल के उनको प्रेरित करिए कि लो पैसा भाई आओ। मैं मना नहीं किया। आपको जो पैसा मिलेगा उसका क्या करेंगे? अभी सोचा भी नहीं कि ये जो रिहैबिलिटेशन के तहत कितना पैसा मिलेगा, मिलने के बाद ऐसा करेंगे। अभी नहीं सोचा? नहीं सोचे उसको, नहीं अभी नहीं। आते समय सरकार ने बता रहे कि अच्छा रिहैबिलिटेशन पॉलिसी को देख के इन लोग आ रहे। नहीं, वो तो सही नहीं है। रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के बारे में मैं नहीं, उन लोगों से आप पूछ के देखिए, किसी के साथ भी कल आप रुकने से हमारे साथी लोगों से पूछ के देखिए, कोई एक भी साथी
हम यहाँ इधर आने ऐसा, पैसे के लालच में नहीं आए। हाँ पहले से पैसा का लालच में नहीं आया, सोचा भी नहीं कोई, उन लोगों का सोच दिमाग में है ही नहीं, अभी तक उन लोगों के दिमाग में आया। रुपेश जी के बैग में 1.5 लाख रुपया है भैया। पता नहीं 1.5 है 1 है, मैंने देखा नहीं, कुछ तो है, हाँ ज़्यादा तो नहीं है उससे, हाँ। जो मैं लास्ट 1.5 से ज़्यादा। 1.5 लाख में आप कैसे संगठन चला रहे थे? पैसा तो रहा होगा, आपने बांट दिया होगा। हाँ पैसा तो रहा, उसको लड़ने वाला पार्टी को सौंप दिए। दे दिए? कितना दे के आए हैं? कौन? कितना दे के आए हैं? ये कैसा, ये तो इंटरनल विषय है ना, लेकिन आप जो बता रहे हैं ना, ये क्या, ये कितना करोड़ बताया? 1500। हाँ, उस डिजिट में तो नंबर नहीं रहते हमारे पास। कितना रहता बताऊंगा मैं, क्योंकि सब लोग पता चलना चाहिए। 2-4-10 करोड़ कितना? हाँ बस हमारा टोटल पार्टी के पास आज की स्थिति में पूरा मिलके दक्षिण सब जोन में, उत्तर सब जोन में, पूरा सबको जमा करने से ज़्यादा सबको जमा करने से 12 से लेके 14 करोड़ से ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं रहेंगे। मैं ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ, मैं सब देखा हूँ। सब पता है दक्षिण में क्या है, उत्तर में क्या है परिस्थिति। 12-14 करोड़ रुपए ही होगा कुल पूरा। हाँ नहीं, 12-14 बस इतना करोड़ है बस, इससे ज्यादा नहीं, बस इतना ही सच है। कब का तब किसी एक दो साल का हमारा प्रस्ताव तो हमारा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट वालों को मिलते, वो अकाउंट शीट्स रहते, बैलेंस शीट रहते, और अभी हमारे पास 2 साल के लिए पैसा नहीं, एक साल में कितना खर्चा आ रहा है करके भी हमारा शीटों में रहते, और 2 साल के लिए रिजर्व रहना चाहिए करके हम हमेशा क्या परिस्थिति। अच्छा, 2 साल का पैसा रिजर्व रहना है, फिर रिजर्व के लिए इतना कम है करके भी वहाँ प्रस्ताव रहते। ऐसा सैकड़ों करोड़ तो है ही नहीं है। अर्बन नक्सल आपको कितना मदद करते हैं? जो दिल्ली में बैठे हैं, हैदराबाद में बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, एलीट बनने की कोशिश करते हैं, और वहाँ से बैठ के आप लोगों को इंटरनल मदद करते हैं। ये अर्बन नक्सल वाला टर्म कहाँ से आया? ये लोग पैसा वैसा भेजते हैं? जो कहते हैं लोग चाइना से वेपन आता है, पाकिस्तान से आता है, ये सब में कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा मीडिया में भी उतना प्रचार नहीं कर रहे कोई, मीडिया वाला भी जानते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट भी जाती है, इन लोगों को कहीं से हथियार नहीं आ रहे करके कुछ नहीं कुछ नहीं ऐसा। पुलिस वालों से बीच में ये था कि आप लोगों ने हथियार खरीदा, गोली खरीदी, ऐसी सच्चाई थी? नहीं, वो सब जानते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट पूरा हमारा ताकत क्या है, हमारा कमजोरी क्या है, अच्छे तरीके से जानते हैं उन लोग। अगर कभी प्रचार करने से हमें बदनाम करने के लिए पाकिस्तान चीन वाला शब्द कभी सरकार भाई वहाँ तो बंदूक मिला है कई बार, बहुत नहीं लाए, बिल्कुल नहीं। हम पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, भारत देश का जो जनता का जो मनोभाव रहता है उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं गई पार्टी। अगर नहीं जाते कभी भी उस किस्म का काम नहीं करते पार्टी, बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ है। कब चलें हम लोग अंदर? अब हम और आप चलेंगे दोनों आपकी सुरक्षा संरक्षण में। कब चलेंगे बताइए? और अभी आप जो नंबर जारी करेंगे वो मुझे दे दीजिएगा, साथ में ही चलेंगे जंगल में, वहाँ देखिएगा कि भाई कोई मारे पीटे नहीं। सुरक्षित लाने की जिम्मेदारी रुपेश जी की है। आपका? हाँ, आपका सुरक्षा? हाँ। मेरा सुरक्षा? नहीं, मेरा सुरक्षा। आप क्यों? आप आराम से जा सकते हैं, मेरा जरूरत क्या है? नहीं, आपके साथ ही चलना है। नहीं, मेरा जरूरत ही नहीं, आप आराम से जा सकते, कहीं भी जाके आओ, मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ, 100%। हमारा साथी लोग, कोई हिरमा से मिलो, आप किसी से मिलो, कुछ भी नहीं करेगा आपको, बिल्कुल। मैं तो जब आप बस्तर टाकी जी बोले थे वो ज्ञानेंद्र तिवारी ऐसा तभी मैं सोचा था रुपेश जी गुस्सा हो गए, इनके पास इंटरव्यू करने जाऊंगा, पता चले लगा के 47। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और धन्यवाद। हथियार छोड़ के मुख्य धारा में आपके जैसे व्यक्तियों को आने की बहुत ज़रूरत है, ये मैं कह रहा हूँ आपसे 1 घंटे में बातचीत करने के बाद। धन्यवाद जी। और मेरी खूब सारी शुभकामनाएं हैं, आप बहुत अच्छे से रहें, खूब स्वस्थ रहें, और इसी तरह से मुख्य धारा में जो और भटके हुए लोग हैं, मेरे शब्द में भटके हुए, आपके शब्द में आंदोलन में जो शामिल हैं, वो वापस आएं। तो आप सुन रहे थे रुपेश, सतीश, और एक इनका और कठिन नाम है वो असन्ना, वासुदेव, और बस हो जाएगा। चल, तो मुझे इजाज़त दीजिए और बने रहिए आप विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।